कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली एक ही लॉ है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। उसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी, और उसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स भी होंगे ना, तो इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड होंगे। आज हम बात करेंगे पहले रियल एंड एपरेंट वेट की बात करते हैं। रियल वेट एंड एपरेंट वेट। सपोज करो बेटा कि ये हमारे पास कोई वेइंग स्केल है, और a person stands on this weighing scale. So this person will apply a force on the weighing scale. वो जो force होगी that would be equal to weight. And we have studied, in fact कल ही हमने पढ़ा कि जब भी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो वो दूसरी बॉडी भी उसको रिएक्शन ऑफर करेगी। यहां पर हमारा जो W है विच इज इक्वल टू m इंटू जी, बेसिकली ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बट जो वेट है दैट इज ड्यू टू दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए जी से रिप्रेजेंट किया m इंटू ए की जगह। इसको बोलते हैं बेटा रियल वेट। और ये जो r है, r इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, or it is called as the apparent weight. Real weight, apparent weight. बेटा जो रियल वेट है इन नॉर्मल सिचुएशन, जैसे कोई सी वेइंग स्केल के ऊपर हम खड़े हैं, तो नॉर्मल सिचुएशन है, किसी नॉर्मल सिचुएशन में जो R है that is equal to mg, means apparent weight is equal to the real weight. नॉर्मली R जो है वो mg के बराबर है, लेकिन इमेजिन करेंगे हम कुछ डिफरेंट सिचुएशंस, लाइक हमारे पास यहाँ डिफरेंट केसेस होंगे, लाइक apparent weight in a lift, और ये ऐसी लिफ्ट है moving which is moving upward with an acceleration a. Apparent weight in a lift which is moving upward with an acceleration a. ठीक है, मैं इसे यहां बना के दिखाता हूं आपको। सपोज ये हमारे पास वेइंग स्केल है कोई, या पहले में ये हमारे पास कोई लिफ्ट है। This lift is moving upward with an acceleration a, and this is a weighing scale. The person stands on this weighing scale like this. So this person will apply a force that is mg, and the normal reaction R will be upward. बेटा देखो, ऐसी सिचुएशंस को ये एनालाइज ऐसे करेंगे। m is the mass of person,
mg उसका वेट है, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन, बट ये ऊपर भी जा रहा है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, a। इस सिचुएशन में जिधर एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो बड़ी, उस तरफ बड़ी फोर्स होगी। मतलब दो फोर्सेस है, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम लिखते हैं नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स हो गई R माइनस mg। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बेटा वी कैन से दैट R इज इक्वल टू, ये mg उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, R इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। R किसके बराबर आएगा, m इंटू जी प्लस ए। दैट मीन्स नॉर्मल सिचुएशन में जो R हमारा mg आता था, अगर किसी ऐसी लिफ्ट में है हम विच इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलेरेशन a, तो नेट एक्सेलेरेशन देखो क्या आएगी, यहां नेट एक्सेलेरेशन हो गई बेटा जी g प्लस ए। ठीक है, नेट एक्सेलेरेशन इज g प्लस ए। और अगर मैं बात करूं R और mg की, तो मैं ये बोलूंगा R इज ग्रेटर देन mg, क्योंकि अगर आप यहां से देखो R इज इक्वल टू mg प्लस ma है, तो mg में कुछ ऐड होके R बना, so mg plus ma is R, so when you add something to this number, so obviously R बढ़ गया, तो R is greater than mg। so इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें लिफ्ट which is accelerating upward, सिर्फ मूविंग नहीं बोलना है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो फिर ये a0 हो जाता है, तब ये नहीं आएगा। in a lift which is accelerating upward, the apparent weight is more than the real weight। अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो apparent weight जो है वो रियल वेट से ज्यादा होगा। यही सिचुएशन अगर मैं रिवर्स कर दूं, इफ आई से कि नाउ द लिफ्ट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड, मूविंग डाउनवर्ड और एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड में डिफरेंस है, तो ये वाली फोर्सेस तो ऐसे ही रहेंगी इफ द लिफ्ट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड। then mg minus r, why, बिकॉज अभी नेट एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब नीचे बड़ी फोर्स होगी, mg माइनस r आ जाएगा m इंटू a। इट मीन्स mg माइनस ma इक्वल्स टू r। सो बेटा आपके पास r कितना आ गया, m इंटू g माइनस a। इट मीन्स दैट r इज लेस देन mg। मतलब जो apparent weight है that is less than, apparent weight is less than the actual weight। when apparent weight is less than the actual weight, that means the lift is going down, और यहां पर net acceleration will be equal to g minus a। net acceleration will be equal to g minus a। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो नेट एक्सेलरेशन g प्लस a है, और अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो नेट एक्सेलरेशन g माइनस a है। सो ऐसे ही अगर if the lift is moving with constant velocity, और वो भी अप और डाउन जिधर मर्जी, देन a विल बी इक्वल टू 0। और बेटा जब a 0 होगा तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा।
अगर a 0 है मतलब अगर लिफ्ट का मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो रहा है तो एपरेंट वेट इज इक्वल टू द रियल वेट। ये वही सिचुएशन है कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तब भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तब भी रियल वेट इज इक्वल टू एपरेंट वेट, और अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी। We have one more case. If the cable supporting the lift breaks, अगर ये रस्सी टूट जाती है यहां से, तो ये A जो है यही तो G बन जाएगा, because when it breaks it falls with acceleration due to gravity, then R will be equal to m into G minus G, so R is equal to 0। अगर ये रस्सी टूटेगी तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब therefore the person will be in a state of weightlessness। So if the cable breaks, the lift will fall down and the person will be in a state of weightlessness। weightlessness वाली situation हो जाएगी। तो याद रखना, in a freely falling lift there is weightlessness। किसी freely falling lift में हमेशा weightlessness होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा आज हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट, विल स्टडी अबाउट टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन बेसिकली हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं, समझना। टेंशन हम फोर्स को बोलते हैं। कौन सी फोर्स को? टेंशन इज ऑलवेज ए पुलिंग फोर्स in a wire, string, cable or rope। What is tension? It is a pulling force। With tension we cannot push। जैसे यहां मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट के साथ एक कोई रोप अटैच कर देते हैं, रोप इसके साथ बांधते हैं, वी कैन ओनली पुश इट, वी कैन नॉट पुल इट, बिकॉज जब इसको पुल करेंगे द रोप विल बी लूज, और जब ये रोप लूज हो जाएगी तो इसका मतलब टेंशन नहीं है। जो टेंशन है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स टाइटनेस। टेंशन रिप्रेजेंट्स the degree of tightness। so अगर मैं ये इस सिचुएशन में देखो, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का मास m है और इधर की तरफ इसको जो एक्सेलरेशन मिली वो है a, तो मेरी ये जो पुलिंग फोर्स है ना वही टेंशन है। मैं लिखूंगा T इक्वल्स टू m इंटू a। टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स। बेटा फिजिक्स में टेंशन से रिलेटेड हमारे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन है विच इज कॉल्ड एज मंकी एंड रोप सिचुएशन। A monkey is climbing up the rope or a monkey is climbing down the rope। so उस केस में सिचुएशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी? पहला केस हम ले लेते हैं, केस 1, monkey climbs up with acceleration a। सपोज ये एक रोप है and a monkey is attached to this rope, ठीक है ऐसे, and this monkey is climbing up। देखना बेटा ध्यान से कौन कौन सी यहाँ फोर्सेस इन्वॉल्व है। एक तो इस मंकी का वेट होगा, इस स्ट्रिंग के ऊपर लगेगा, दैट वेट विल बी डाउनवर्ड।
दूसरा, द मंकी विल अप्लाई फोर्स, द स्ट्रिंग विल बी टाइट। ठीक है, तो पुलिंग फोर्स लगेगी स्ट्रिंग के ऊपर, नॉट पुशिंग फोर्स। तो पुलिंग फोर्स इज लाइक दिस, बट दिस मंकी इज गोइंग अप। उल्टा कर दिया। द मंकी इज गोइंग अप विद एन एक्सेलेरेशन a। मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलेरेशन a। बेटा ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, एक डॉट बना हुआ है ऐसे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। मंकी का मास है m, डाउनवर्ड वेट इज mg, अपवर्ड वी हैव टेंशन, बट द मंकी इज गोइंग अप। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी राइट, दिस अपवर्ड फोर्स इज मोर, क्योंकि ये a ऊपर की तरफ है। वी राइट t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a। t माइनस mg अगर ma है, so t will become mg plus ma, which means t is equal to m into g plus a। सेम सिचुएशन है, सिर्फ यहाँ नाम चेंज हो गया। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या बोल रहे हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो तो कांटेक्ट फोर्स थी, टेंशन जो है वो स्ट्रिंग में होगी, पुलिंग फोर्स होती है। So if the monkey climbs up, it can be some fire extinguisher climbing up the rope। ठीक है, the fire extinguisher can be considered as a person of mass m, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक, अगर ये मंकी सेकेंड क्लाइम डाउनवर्ड क्लाइम कर रहा है, climbs down with acceleration a, so what will change, only this direction of a will be now downward। ठीक है, but this will make a big change because now we write mg minus t। पहले t minus mg था, now it is mg minus t equal to m into a, right? It means that mg minus ma equal to t, so that means t equals to m into g minus a। Now the things are changed and we say that t is less than mg। जो टेंशन है स्ट्रिंग में, that is less than the weight। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं हमने, मैं इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं अभी। सपोज द मंकी इज स्टेशनरी, इट्स जस्ट होल्डिंग द रोप। द मंकी इज stationary or moving with uniform velocity, upward या downward, in both cases अगर velocity constant है तो a 0 होगा, और बेटा a 0 होगा तो t जो है that will be equal to mg only। t will be equal to m into g। And if the monkey leave the rope, fourth case, if the monkey leaves the rope, then t will be equal to m into g minus g, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में t आता है m into g minus a, बट व्हेन ही फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी तो a की जगह g लिखोगे, टेंशन विल बिकम 0, क्योंकि जब उसने रस्सी को छोड़ दिया है अब तो रोप टाइट है ही नहीं, तो जब रोप टाइट नहीं है तो इसका मतलब उसमें टेंशन 0 है। The tension in the rope will become 0। So simply आपको ये याद रखना है, if the monkey is climbing up with an acceleration a, the tension will be equal to m into g plus a। Downward में it is m into g minus a। ठीक है, constant velocity होगी या वो monkey rest पे है तो t will be equal to mg, and if the monkey while coming down he leaves the rope, the rope will be now free, so there will be no tension, t becomes 0। ठीक है, वो हमने मैथमेटिकली देख लिया अभी।
अब ये तो एक बॉडी थी ना, हमने बेटा मेनली पढ़ना है टेंशन पे के बेसिस पे कनेक्टेड मोशन की बात करनी है। जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज के बीच में कोई कनेक्शन होगा कि एक बॉडी को मोशन में ला रहे हैं, दूसरी भी आ रही है। ठीक है, लेट मी टेक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको डिटेल में देखेंगे हम। सपोज किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये ग्राउंड सरफेस पे M1 M2 मासेस हैं दो ऑब्जेक्ट्स के, और हम M1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, लेट दैट फोर्स इज F। ये सिस्टम कंबाइन होके मूव कर रहा है, कनेक्ट होके मूव कर रहा है, इसको कनेक्टेड मोशन इसलिए बोलते हैं। ठीक है, यहां बीच में जो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग का मास नहीं लेना। तो इस फोर्स के कारण टोटल कितना मास मूव कर रहा है, M1 प्लस M2। अगर वो a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ सेज F इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू a। इट मीन्स दैट a इक्वल्स टू F divided by M1 plus M2. A equals to F divided by M1 plus M2. Now ध्यान से देखना, ये M1 इस M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है एंड दैट फोर्स इज टेंशन। क्योंकि हमने तो M1 पे फोर्स लगाई, तो M1 ने M2 को पुश किया विद टेंशन T, सॉरी पुल किया। तो अगर M1 M2 को पुल करेगा तो M2 M1 को करेगा, और ये टेंशन यहां बराबर ही होगी। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर M1 ने M2 पे पुलिंग फोर्स T लगाई है, जिसको टेंशन बोल रहे हैं, तो M2 M1 पे पुलिंग फोर्स T ही लगाएगा। अगेन इट इज ए पुलिंग फोर्स। देखो M1 को पुल इधर मिल रहा है, M2 को पुल इधर मिल रहा है। अब अगर इंडिविजुअली देखना है एक एक बॉडी पे को T फाइंड करना है, यहां तो इजी है, दो ही बॉडीज हैं, तो हम बोलते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या करेंगे, तब बॉडीज को फ्री कर देंगे उस कनेक्शन से। ठीक है, जैसे मैं M1 के लिए बनाऊंगा FBD ऑफ M1, ये एक पार्टिकल है जिसका मास है M1, इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज F, और इसका अपोजिट में जो फोर्स लग रही है दैट इज T। बट ये कॉमनली दोनों इधर जा रही हैं, सो दिस इज A। अगर इक्वेशन लिखनी होगी मैं लिखूंगा F माइनस T इक्वल्स टू M1A। लेकिन अगर मैं M2 के लिए बनाऊं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, तो ये M2 है, इधर की तरफ फोर्स लग रही है T, ये भी इधर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, सो वी राइट T इक्वल्स टू M2A। ठीक है, अगर मैं A की ये वाली वैल्यू डाल दूं, A की वैल्यू अगर यहां डाल दें, तो आपके पास T का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये टेंशन का फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको याद रखना होगा, ऐसे याद रखोगे। इन दोनों के बीच में जो टेंशन T है दैट इज इक्वल टू सेकंड वाला मास जिस पे लग रही है डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू द अप्लाइड फोर्स। हम
इसके बेसिस पे जनरलाइज नहीं करते, हम क्या करते हैं बेटा, 3 बॉडीज ले लेते हैं एंड सपोज करते हैं कि 3 बॉडीज का कनेक्शन है. लेट अस टेक केस नंबर 3. सपोज M3, M2, M1 और ये फोर्स लगी F. कॉमन एक्सेलरेशन A है. तो पहली चीज तो ये, अगर कॉमन एक्सेलरेशन A है तो F आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A. ठीक है, तो यहां से हम A बोल सकते हैं कितना आता है, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. लेकिन अगर मुझे ये बताना है कि जो ये बीच वाले कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ और यहाँ कितनी फोर्सेस हैं. M1 M2 को खींचता है मान लो विद टेंशन T1, M2 M1 को खींचेगा विद टेंशन T1, M2 M3 को खींच रहा है विद टेंशन T3 T2, तो M3 M2 को खींच रहा है. ये चीज समझ में आनी चाहिए, तब जाके आगे वाली सिचुएशंस आप समझ पाओगे. Between any two objects, if there is a string, then in this string there will be two tensions. कौन सी? एक्शन रिएक्शन वाली. इसने इस पे एक्शन लगाया तो इसने इस पे रिएक्शन लगाया, होगी दोनों केसेस में वो पुलिंग फोर्स ही. टेंशन ऑलवेज पुल्स. तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, FBD बोलते हैं शॉर्ट में. देखो अगर मैं बात करूं M1 की, अगर मैं बात करता हूं M1 की, इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है F और उसका रिएक्शन इधर की तरफ है वो है T1. अगर मैं बात करूं M2 की, ये M2 है, इधर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है T1 और इसका जो इधर की तरफ फोर्स लग रही है वो है T2. और अगर मैं तीसरी वाली बॉडी की बात करूं, कितनी फोर्सेस हैं इस तीसरी वाली बॉडी पे, जिसका मास M3 है, इसके ऊपर एक ही फोर्स है, दैट इज T2. सो अगर मैं इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करूं, यहां बनेगा F माइनस T1 इक्वल टू M1A. यहां बनेगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M2A. बिकॉज देखो इन सब की कॉमन एक्सेलरेशन, अगर जाएंगे तो सारे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि M1 चले और M2 और M3 रुके रहे. अगर चलेंगे तो तीनों, नहीं तो एक भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड मोशन. इफ द मोशन इज टेकिंग प्लेस देन इट विल टेक प्लेस फॉर ऑल. सो अगर मैं यहां इक्वेशन लिखूं, इट विल बिकम T2 इक्वल टू M3A. T2 आ गया M3A. So if I substitute this value of T2 here, I can get the value of T1 also. A में यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. अगर T2 का फाइनल आउटकम देखना है, T2 इट विल बी इक्वल टू M3 इंटू A की जगह ये लिखूंगा F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं, T1 minus T2 is M2A. So I say T1 is equal to M2A plus T2. लेकिन T2 तो M3A है, तो मैं एक ही बार डालूंगा ना. T2 की जगह क्या लिख लूं, चलो अभी यहां लिखता हूं. So T1 is equal to M2A plus T2 की जगह क्या लिखूं, M3A. So T1 will be equal to, therefore T1 will be equal to M2 plus M3 into A. और जब हम M1 plus M2 plus M3 into A लिखेंगे तो T1 बनेगा M2 plus M3 into, in place of A it will be F divided by तो T1 क्या बना, M1 plus M3, sorry M2 plus M3 divided by M1 plus M2 plus M3.
डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे समझना, फिर आप 4 के लिए खुद ही कर लेंगे। मेरे पास जो कनेक्शन है इन बॉडीज का, ये मैंने M3 नाम दिया है इसका, इसको मैंने नाम दिया है M2 और इसको नाम दिया है M1। यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो है F। यहाँ जो टेंशन थी इसको मैंने बोला था ये T1 है, यहाँ T2 है। T1 जो है, T1 विल बी इक्वल टू, इसके आगे देखना कितने मास हैं, M2 प्लस M3 दोनों ऐड कर लो और डिवाइड कर दो टोटल मास से। जब आपको T2 देखना है तो आगे कितने मास हैं जो मोशन में जा रहे हैं इस T2 की वजह से, M3 एक ही है, सो M3 को टोटल मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो दैट जब 4 होंगे तो आप इसको ऐसे ही आप इसको जनरलाइज कर लेंगे। यही कनेक्टेड मोशन बेटा सपोज करते हैं किसी टेबल पे है, डिफरेंट सिचुएशंस हैं इसमें ना। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ टेबल पे लाई कर रहा है, स्ट्रिंग है, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से हैंग कर रहा है। इसका मास है ऐसे M1, या इसका मास M1 और इसका M2 ले लेते हैं। And let us assume that this M1 is greater than M2. M1 is greater than M2। बेटा अगर M1 M2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन A। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन G होती है, बट ये फ्री फॉल नहीं है, ये एक्चुअली दोनों का कनेक्शन है। यहाँ पर टेंशन होगी, ये M1 इस M2 पे लगाएगा T टेंशन, तो ये M2 इस M1 पे लगाएगा T टेंशन। T1 क्यों बोले, T बोलते हैं, एक ही तो है, एक ही स्ट्रिंग है, एक ही टेंशन होगी। और कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व हैं, देखो इस M1 का डाउनवर्ड वेट, ठीक है, इस M2 का भी वेट होगा, बट वो नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रहा है, बिकॉज वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बॉडी तो हॉरिजेंटली जा रही है। इसका मतलब जो अनबैलेंस फोर्स है वो आगे की तरफ लग रही है। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, FBD ऑफ M1, इस M1 के लिए एक डॉट बना दो, डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है दैट इज M1G, इसका अपोजिट में है T, और ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन A। इन द सिमिलर वे FBD ऑफ M2, ये M2 है, इधर जा रही है विद टेंशन T, एक फोर्स लग रही है, और इधर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन A। बस फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप क्या करते हो, बहुत सारे ये जो कनेक्टेड मोशंस हैं उनको सेपरेट कर देते हो, फ्री कर देते हो, इजी हो जाता है एनालाइज करना। सो व्हेन यू हैव FBD ऑफ M1, वी राइट दिस M1G माइनस T, क्योंकि नीचे A है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ है बेसिकली, M1G माइनस T इक्वल टू M1A। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ तो एक ही फोर्स है T, will be equal to M2A। अब यहाँ बेटा A पता करना है, T पता करना है, क्या करेंगे, अब देखो यहाँ माइनस T है और यहाँ प्लस T है, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, ठीक है, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि M1 M2 से बड़ा है, एडिंग 1 and 2, जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, देयरफॉर M1G माइनस T प्लस T इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। माइनस T प्लस T कैंसिल हो जाएगा,
m1g आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो देखो बेटा ये मेरे पास आ गया a का एक्सप्रेशन, a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें एक बॉडी टेबल पे लाई कर रही है, दूसरी बॉडी हैंग कर रही है फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू जी। ठीक है, हमेशा यहाँ m1 नहीं आएगा, अगर यहाँ m2 और यहाँ m1 आता, यहाँ m2 और यहाँ m1 होता तो ये m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होता। तो ऐसे याद रखना, a इज इक्वल टू हैंगिंग मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू जी। और अगर बेटा t पता करना है, इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना, इस a के एक्सप्रेशन को पुट वैल्यू ऑफ a, पुट एक्सप्रेशन फॉर a इन इक्वेशन 2, तो t आपके पास बनेगा m2 इंटू a, व्हाट इज a, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो इन दिस केस आपका जो t आएगा दैट वुड बी प्रोडक्ट ओवर सम इंटू जी, t इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करना आज, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे कुछ और सिचुएशंस भी देखेंगे कल हम। ये तो नॉर्मल एक टेबल पे इंक्लाइन टेबल की बात भी करेंगे, सिंगल साइड या डबल इंक्लाइन की बात भी हम कल करते हैं।